जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीत सर क्लास 12th में। देखिए हम आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं और हर चीज़ आपको दम क्लियरली तूर के पढ़ा देंगे, ठीक ना। तो आज आपका लेसन 1 का दूसरा लेक्चर है और हम लाइफ स्पैन के बारे में बता रहे हैं, यानी कि अलग अलग जीवों की जो जीवन अवधि अलग अलग होती है उसी के बारे में हम विस्तार पूर्वक से बता रहे हैं। और साथ ही जिस जीव के बारे में बता रहे हैं उसके जीवन से जुड़ा हुआ कुछ बातें भी बता रहे हैं, ताकि आपको उसमें इंटरेस्ट आए और आप उसको लंबा समय तक याद रख सके, या यूँ कहें कि जीवन भर के लिए यादें हो जाएगा। तो चलिए देखिए, आज हम लोग तोता के लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ेंगे। एक तोता जो होता है जिसको लोग सुग्गा कहते हैं, तो एक सुग्गा जो है कितना साल जीता है? 140 साल जीता है। आप लोग अगल बगल देखे भी होंगे, घर में भी पोंछ के रखे हैं। कितना अच्छा से बोलता है सब, मीठू कटोरे कटोरे, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। जो आप इसको सिखाना चाहिएगा वो सिखा सकते हैं, क्योंकि यही ऐसा एक पक्षी है जिसको कुछ भी बड़ी आसानी से सिखाया जा सकता है बोलने के लिए, मतलब जो भी आप सिखाना चाहते हैं। और ये बहुत ईमानदार भी होता है। सब घर में कोई सदस्य आता है नाम लेके हल्ला कर लगता है, चोर चोर चोर, अगल बगल में है, ठीक ना। मेरे गांव में वो आदमी तोता पोस ले था। वो अपना दिन में तोता पिंजरा में रखबे नहीं करता था, पिंजरा खोल के छोड़ देता था। दिन भर इधर उधर चर घूमता था, समूह के ऊपर डेली घर चलता था। एक दिन ओकर भाग्य खराब था कि जैसे तोतवा जाता था फिर पिंजरा में आके घुस जाता था, तो वो सब पिंजरा बंद नहीं करता था, सब पिंजरवा खुले छोड़ देता था कि जब मन तब निकल के जाता था, घूम के फिर खा पी के आ जाता था। एक दिन क्या हुआ कि पिंजरवा के मुँह खुले था, बिलाई गया पिंजरे में मुंह लगा के पकड़ लिया, ओकरा कहानी ओकर ख़त्म कर दिया। लेकिन था बहुत अच्छा तोता, क्योंकि डेली अपना निकलता था, घूमता था, इन्होंने खा पी के फिर आ जाता था तोता में। बस गलती क्या हो गया कि पिंजरा खुला था, कहानी बिलाई राम का कर दिया, कर साफ कर दिया। तो चलिए, तोता का जीवन काल 140 वर्ष होता है, याद रखिएगा। देखिए, तोता के जीवन से संबंधित एगो हम कहानी सुनाते हैं। जैसे सेमर के पेड़ देखे हैं, सेमर के पेड़ पर देखिएगा लाल लाल खूब सुंदर फूल फुलाता है। देख करके तोता जो आकर्षित हो जाता है, कहता है कि जब एक फूलवा इतना सुंदर है तो एक फलवा कितना अच्छा होगा। तो तोता जो है पेड़ में बैठ जाता है, सेमर के पेड़ पर फूल को देख करके, और कहता है कि एक फल फरेगा तो हम एक फल खाएंगे, क्योंकि फूल जब इतना सुंदर है तो एक फल कितना सुंदर होगा। ये बैठ जाता है, इंतज़ार करता है, फूल झड़ जाता है, फल फरता है। जब फरता है तो ओकर फल में मारता है ठोर, तो अंदर से निकलता है केवल रुआ। अंदर से क्या निकलता है? केवल रुआ निकलता है। वो देखता है, देखता ही ऊपर से क्या हो जाता है, बेहोश होकर गिर जाता है। राम राम सत्य, क्योंकि लंबा समय से पेड़ पर भूखे बैठ के इंतजार कर रहा था कि एक हम जो भी फल फरेगा खाएंगे। बेचारा ठोर मारा निकला, कौची अंदर से केवल रूई निकला। देखा ही कि क्या हो गया, पेड़ पर से गिर के मर गए। राम राम सत्य है, ठीक ना। तो कभी कभी कोई चीज़ देखने वाला चीज़ बहुत सुंदर होती, जरूरी नहीं कि उसका फल भी उतना ही सुंदर होगा। ये तोता की कहानी से सीखने के लिए हम लोग को मिलता है, याद रखिएगा। चलिए, तोता का जीवन 140 वर्ष। अगला है आपका कछुआ। कछुआ तो आप लोग देखे ही होंगे। कछुआ का जीवन कितना होता है? 100 से 150 साल होता है। एक कछुआ जो है अपने जीवन में 100 से 150 साल जीता है। कछुआ जनरली जो है पानी में अंडा नहीं देता है, वो पानी से निकल के बाहर अंडा देता है, कुछ दूर जाके, जहाँ पर उसको पता रहता है कि यहाँ पानी नहीं पहुँचता है। और वहाँ जब कछुआ अंडा देता है तो उसके बच्चे जो है वहाँ से निकल करके विकसित होकर फिर पनिया में आता है सब। तो कई बार तो रास्ते में उसको ढेर दूसरा जीव खा लेता है, सब बाँझ उठा के खा जाता है सब। तो कछुआ का जीवन कितना है? 100 से 150 साल इसका जीवन है। और कछुआ का कवच के बारे में आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। कई बार कछुआ के कवच होता है ना, तो इसको कछुआ के यदि कवच मिल जाए तो कहीं किसी आदमी का जल जाता है और जला हुआ दाग रह जाता है, तो उसको कछुआ के कवच को पका करके आग में और उसके साथ पीस करके नारियल के तेल में मिला के लगाने से वो दागवा होता है उजर का, न मिट जाता है, कहीं जला उला दाग रहता है। तो ये बहुत कारगर होता है दवाई के रूप में। कछुआ कवच से बहुत प्रकार का दवाई भी बनता है, जिसमें एक वो जला हुआ जो दूर करने के लिए आता है। तो कभी मिल जाएगा तो उसका यूज कर लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है।
खरगोश का जो जीवन अवधि होता है 9 वर्ष होता है, यानी कि एक खरगोश जो है 9 साल के अपने जीवन में वयस्क होकर बूढ़ा होकर सब बाल बच्चा पैदा करके मर जाता है। खरगोश जो है एक बार में 18-10 को बच्चा देता है सब, और हर 2-2.5 महीना पर बच्चा देते रहता है सब। घर में बिल ज़मीने में खोद के सब बच्चा देता है। 9 साल जीता है खरगोश, ठीक है। और देखिए बरगद जो है, बरगद का लाइफ स्पेन कितना होता है, 2000 वर्ष होता है। बरगद का पेड़ जो है 2000 कह रहे हैं, 200 वर्ष होता है। एक बरगद के पेड़ में देखिएगा, एक जब जो बरगद के पेड़ बहुत ज़्यादा विशाल हो जाता है तो इसमें जड़ी ओरिजिनल खोजना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कोलकाता में एगो बरगद के पेड़ है, वहाँ पर इतना विशाल बरगद के पेड़ है ना कि में ओरिजिनल जड़ी मिलबे नहीं करेगा आपको, क्योंकि लत्तर निकल के ज़मीन में धंस जाता है। ये सब लतरवा जो है फिर मोटा हो के एहू जड़ी सन दिखने लगता है, तो ओकर ओरिजिनल जड़ी के पते नहीं चलता है कि एकर कौन ओरिजिनल जड़ी है, क्योंकि लत्तर भी सब किसके जैसा बन जाता है, जड़ी की तरह बन जाता है, ठीक। तो और देखिए बरगद का ही फल है। बरगद का फल जो होता है ना, बरगद में एक विशेष प्रकार के पदार्थ होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या? कैल्शियम ऑक्जेलेट। कभी कभी कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है ना हम लोग की किडनी में भी बन जाता है। जब आदमी की किडनी में कैल्शियम ऑक्जेलेट बनता है तो उसी को हम लोग पथरी कहते हैं। यानी कि किडनी में से जो आपका पथरी निकलता है ना, तो वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। और वही चीज़ वह कहाँ पर मिलता है, बरगद के पेड़ में भी, और पत्ता में भी पाया जाता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक। बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में आप लोग जान गए। अगला देखिए है कि मच्छर का जीवन काल। देखिए मच्छर का जो जीवन काल होता है ना, तो एक जो मच्छर होता है, तो नर मच्छर का जीवन काल 10 दिन तक ले होता है। नर मच्छर जो है 10 दिन तक जीता है। और नर मच्छर जो है कभी भी खून नहीं पीता है। खून हमेशा महिला मच्छर पीती है, यानी कि फीमेल मच्छर खून पीती है। इसलिए कहा गया है कि महिलाएं खून चूसती है। एग्जाम्पल में जीता जाता मच्छर है। तो नर मच्छर जो है भाई 10 दिन तक जीता है, अधिक से अधिक 10 दिन तक जीता है। और नर मच्छर कभी भी खून नहीं पीता है। ये जो है हम लोग के दिग भ्रमित करता है। कनवा के पास आके नर मच्छर बनाता है, और होने से फीमेल मच्छर जाके गोरवा देने से क्या कर लेगा, खून चूस लेता है, क्योंकि दिमाग इधर डाइवर्ट रहेगा कि मच्छर इधर है। तो नर मच्छर खून नहीं पीता है। तो नर मच्छर आखिर पीता क्या है, तो ये सब फूल पत्ती ये सब के रस पी कर के जिंदा रहता है। नर मच्छर किसी को काटता नहीं है। फीमेल मच्छर जो होता है 6 से 8 हफ्ता जीता है, यानी कि 42 से 56 दिन तक ले जीता है। फीमेल मच्छर कितना दिन जीता है, 42 से 56 दिन तक ले जीता है फीमेल मच्छर। और फीमेल मच्छर ही खून पीती है, ठीक है। महिलाएं खून चूसती है, इसका जीता जाता है, वो जान रहा है मच्छर। और एक मच्छर जो है एक बार में लगभग 300 से 400 अंडा देता है। एक मच्छर लगभग एक बार में 300 से 400 अंडा देता है, ठीक ना। और इतना जनसंख्या में अंडा देता है। और देखिए जो मच्छर, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं गए हैं शादी ब्याह में, देखिएगा कहीं एकांत में भी आप बैठा रहिएगा तो कुछ समय के बाद आके वहाँ भी मच्छर भनभनाने लगता है सर। तो मच्छर के कैसे पता चलता है कि एजा पर ही हम हैं। तो देखिए हम लोग जीवित हैं, हम लोग जीवित हैं, कहीं भी रहेंगे तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहेंगे। तो हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, तो मच्छर उसको 75 फीट दूर से ही सूंघ लेता है, और उसको पता चल जाता है कि यहाँ से यहाँ आदमी है, और उड़ के वहाँ पर ही आ जाता है। चाहे कोई भी जीव हो जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली छोड़ता है, क्योंकि जब तक हम जीवित हैं तब तक ले कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहेंगे नाक से। और मच्छर 75 फीट दूरे से सूंघ लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और उड़ते हुए भुनभुनाते हुए आ जाता है खून पीने के लिए कि किन्ने है। तो ध्यान रखिएगा कि मच्छर को कैसे पता चल जाता है कि हम लोग यहाँ पर ही हैं, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड सूंघ करके आ जाता है। अब देखिए मच्छरों का कुछ चॉइस है। मच्छर जैसे खून पीती है, तो मच्छर का सबसे फेवरेट खून कोई है तो वह है ओ पॉजिटिव। मच्छर जो है ओ पॉजिटिव खून पीना ज़्यादा पसंद करता है, यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसको ज़्यादा मच्छर काटेगा, क्योंकि मच्छर का पहला पसंद ओ पॉजिटिव। कैसे हम लोग के जैसे कोई कहे कि क्या खाना पसंद करते हो, तो बना हुआ चिकन पनीर, वैसी मच्छर के लिए सब चिकन और पनीर है। यदि किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो तनी सतर्क रहिएगा मच्छर से, आपको मच्छर ज़्यादा काटेगा। उसका कारण है
उसके बारे में हम आगे बता देंगे जब ब्लड ग्रुप पढ़ाएंगे तब, कि क्यों ऐसा होता है कि ओ ग्रुप वाला ही ब्लड का मच्छर ज़्यादा पीना पसंद क्यों करता है। लेकिन ध्यान रखना है, दो बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मच्छर का फेवरेट ब्लड ग्रुप जो पीना पसंद करती है ओ पॉजिटिव, और मच्छर 75 फीट दूर से ही कार्बन डाइऑक्साइड को सूंघ लेता है और आपके पास चले आता है भोजन करने कि हाँ मेरा भोजन ऐजा है। और ध्यान रखना है कि हमेशा मादा मच्छर ही खून पीती है, नर मच्छर खून नहीं पीता है। नर मच्छर केवल मति भ्रम पैदा करता है कान के पास भुनभुना करके, ठीक। और एक मच्छर जो है 300 से 400 लगभग अंडा देता है एक बार में। इस बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव में आपका पूछता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम। देखिए अगला टॉपिक है कि बिच्छू का जीवन काल क्या होता है। देखिए हाई सब जो बिछिया है ना, ये सब भुअर तो ये सब बिच्छी जीता है 1 से 3 साल जीता है। ये सब के बिच्छी के जीवन काल कितना है, 1 से 3 साल। लेकिन ये जो करियक्का जो दिखाई दे रहा है, करियक्का बिच्छी, ये सब के जीवन काल होता है 2 से 6 साल जीता है। अब बिच्छी के बारे में आप लोग जानते हैं कि बिच्छी के डंक में कौन होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ज़बरदस्त फॉर्मिक एसिड होता है, काट लेगा तो लहरा देगा, ठीक ना, बिच्छी के डंक में। तो ये सब आपका करियक्का जो है कै साल जीता है, 2 से लेकर 6 साल तक ले जीता है। और जो भुअरका वाला है कै साल जीता है, 1 से लेकर 3 साल तक ले जीता है। एक बार हमको भी बिच्छी काट लिया था जब हम से 7-8 साल के थे, तो उस समय दोस्त के साथ क्या में बगीचा में चल गए थे। अब बगीचा में चल गए थे, इमली के पेड़ पर चढ़ गए थे। इमली के पेड़ पर चढ़ ही रहे थे, ऊपर इमली तुझे लगी कि हमको एहसास हुआ कि मेरे पैर में कुछ काटा। तो हम नीचे ताके तो देखे कि पैरवा के पास 5-6 गो बिच्छी है, पैरवे से हमारे जंथाइल 5-6 गो बिच्छी देखे ही कि तो हमारे जीव हदस गया। और वो बिच्छिया हमारा काट लिया था, ओकरा में कोई एगो। हम वजह से जल्दी से उतरे पेड़ पर से, काटा था तो हल्का हल्का लहर रहा था, तो हल्का हल्का लहर रहा था, 1-2 मिनट के बाद ठीक हो गया फिर उसका लहर। तो हम जैसे रो रहे थे वहाँ पर बैठ के पेड़ के पास है कि हमको बिच्छी काट लिया था। रास्ता से जिसे आदमी गुजर रहा था, रोड के किनारे था इमली का पेड़, तो जो आदमी गुजर रहा था कि क्या हुआ बउआ, तो हम कहें कि बिच्छी काट लिया है। तो कि लहरई था वह, तो कि पहले लहरई था अब नहीं लहरई थे, तो कि रो काहे लग रहा है, तो हम कहें कि बिच्छी काट लिया है। तो फिर वो पूछा कि तो लहर रहा है, तो हम कहें कि नहीं पहले लहर रहा था ठीक हो गया था। ठीक हो गया तो फिर रो काहे लग रहा है, ताकि ई चलते कि हमारा बिच्छी काट लिया है। बिच्छी के बारे में बचपन में भाई कितना डर रहता है, तो हमको डर था कि हमारा बिच्छी काट लिया है तो हम मर जाएंगे, इसीलिए हम रो रहे थे। जबकि बिच्छी के लहर जो हमको 3 से 4 मिनट के बाद ठीक हो गया था। हो सकता है किसी किसी आदमी के खून में ऐसा कुछ होता है जो फॉर्मिक एसिड को बहुत कम समय में न्यूट्रल कर देता है। तो मेरे ब्लड में ऐसा कुछ है जो फॉर्मिक एसिड को बहुत कम समय में न्यूट्रल कर देता है। जिसे कोई चींटी काटता है या हड्डा काटता है तो वो भी 1-2 मिनट के बाद क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ ब्लड में मेरा होगा जो उसको न्यूट्रल कर देता है। चूँकि हम बचपन में नोटिस नहीं किए थे, लेकिन अब हमको पता चलता है कि कुछ कुछ काट लेता है तो कुछ समय के बाद न्यूट्रल हो जाता है। 1-2 मिनट के बाद फिर लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं जैसे, तो उस समय भी हुआ था। लेकिन बचपन वाला बात जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमको कुछ लहर तो नहीं रहा था, लेकिन हम केवल इसलिए रो रहे थे कि हमको बिच्छी काट लिया है। जो सुना कह के पागल कहीं के कहा लगी रो रहा है, बक जब लहर ही नहीं रहता रो कहा लग रहा है, तो कब बिछिया काट लिया ये लग रहा है। तो चलिए ये तो बचपन की बातें थी जो मैंने आपको बता दिया बिच्छी के बारे में। बिच्छी के डंक में भाई फॉर्मिक एसिड होता है जो ब्लड में हम लोग के जाता है ना, तो ब्लड में जा कर के ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और वही कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए पीड़ा का काम करता है। जैसे ही आपको काटेगा ये ब्लड के साथ मिलेगा, ब्लड के साथ मिल करके जो फॉर्मिक एसिड होता है वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। वही कार्बन मोनोऑक्साइड से हमको पीड़ा होता है, यानी कि दर्द महसूस होता है, ठीक ना। अब बिच्छी काटेगा तो बस सिंपल से क्या कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, एगो इंजेक्शन देगा, एसिड न्यूट्रल हो जाएगा, आप नॉर्मल हो जाइएगा। झाड़ फूँक वाला जो व्यवस्था है ऊपर विश्वास मत कीजिएगा। जैसे झाड़ फूँक वाला मंत्र जिसे हम भी जानते हैं, एक बार हुआ का कि घर में जैसे एक कोई बच्चा था 6-7 साल के, उसको बिच्छी काट लिया था। उस समय हम इंटर में पढ़ रहे थे, तो एक बच्चा आया तो बिच्छी वाला मंत्र 2 घर में जन्मे करता है झाड़ने के लिए। एगो मेरी भाभी जानती है, एगो हम जानते हैं। भाभी जी उस समय नहा रही थी,
और हम जो है घर में बैठ के पढ़ रहे थे, तो वो आया रोते हुए कि बिच्छी झड़वाना है। तब भाभी कही कि ओका संजीत बारन कि उनका कहीं न झाड़े लगी। अब भाभी स्नान कर रही थी, तो हम कहें कि भाई इस सब पर हम विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मंत्र हम जान रहे थे बिच्छी झाड़ने के लिए, लेकिन हम कहें कि इस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। तो जो मम्मी थी वो डांटे लगी कि अरे आई ही झड़बही कि नहीं करा, लड़का रोई थी, छटपटाई थी, बिच्छी कट ले है। तो हमको भाई जाको ने सुई दिला ले तो ठीक हो जाएगा, तो एक आध झाड़ फूक में विश्वास रख ले। हम भी किसी को उससे पहले नहीं झाड़े थे, बिच्छी उच्छी सब मंत्र जान रहे थे, लेकिन झाड़े नहीं थे। तो हमको विश्वास नहीं था कि झाड़े फूके से ठीक होता है। तो हम कहा कि संतुष्टि के लिए उसका क्या किए कि मंत्र पढ़े, अब बिच्छी उसका झाड़ दिए, मतलब जो मंत्र था वहाँ पर झाड़ दिए उसको। आई देखो 5 मिनट के बाद वो कह रहा है नहीं कि ठीक हो गया। हम तो सोच में पड़ गए हैं, ये कहता हम कुछ किए ही नहीं, खाली मंत्र पढ़े हैं, ऐसे ऐसे वगैरह किए हैं, एगो थरिया छिपा देवा में सटा के किए थे ऐसे ऐसे। तो वो 5 मिनट के बाद कह रहा है कि हमारा ठीक हो गया। हमारा तो दिमागे फेल हो गया कि झाड़ फूक में इतना ताकत होता है। हम उसको डांट रहे थे कि जाओ नहीं यार, जाको ने सुई दिला लो ठीक हो जाएगा, काहे सब झाड़ फूक के पड़ल, नीम हकीम खतरे जान ला। लेकिन वो 5 मिनट के बाद जब कहा नहीं कि हमारा ठीक हो गया, तो हमारा तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ठीक हो गया, क्योंकि उससे पहले हम किसी का झाड़े नहीं थे। तो वो दिन जाने कि ये भाई मंत्र उंतर जो है ना कुछ तो थोड़ा बहुत काम करता है, आदमी के मन में जैसे तसल्ली हो जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि आदमी को सामने वाला पर विश्वास होता है कि मंत्र जान रहा है, तो मन में उसको तसल्ली हो जाता है। और जो दिमाग में जानते हैं ना बहुत ज़्यादा पावर होता है, वही उसका लगता है कि न्यूट्रल कर देता है मेरे ख्याल से। नहीं तो हम तो कुछ किए नहीं, खाली मंत्र पढ़ के सुघरा दिए हैं, ठीक हो गया। अगर बिच्छी झाड़ल कैसे, अब पता नहीं भगवान के चमत्कार कहें कि क्या कहें। चलिए, तो अब हम लोग को पढ़ना है जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन। देखिए रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो कोई भी जीव जिस प्रक्रिया द्वारा अपने समान जीवों की उत्पत्ति करता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग जनन कहते हैं। कोई भी जीव जिस प्रक्रिया द्वारा अपने समान जीवों की उत्पत्ति करता है, उसी प्रक्रिया को जनन कहते हैं। और जनन की कोई एक विधि नहीं होती है, जनन की बहुत सारी विधियां हैं। अब मान लीजिए कि मान लेते हैं कि कोई जीव है, इसको हम 10 टुकड़ा में काट दिए, 10 टुकड़ा नए नए जीव पर में बदल गया, नए नए जीव से उत्पन्न हो गया। तो ये काटने का जो विधि है वो भी क्या हो जाएगा, जनन हो जाएगा। हो सकता है कि कोई एगो कुछ है और ओकरा हम ऐसे मंत्र मारे और वो 2 गो से 4 गो हो गया, यानी ओकर संख्या बढ़ गया, तो वो मंत्र मारना भी क्या हो जाएगा, जनन कहलाएगा। यानी कि कोई भी वैसा विधि जिससे कोई भी जीव अपने संख्या में वृद्धि करता है या अपने समान जीवों की उत्पत्ति करता है, तो वो सारा प्रक्रिया जनन में आता है, ठीक ना। इसलिए जनन की कोई एक विधि नहीं है, जनन की बहुत सारे विधि है। और वही बात देखिए लिखा हुआ भी आपका कि जीवों द्वारा अपने समान संतति, यानी कि जीव उत्पन्न करना जनन कहलाता है। ये सभी जीवों के लिए एक प्रमुख प्रक्रिया है, जिसके द्वारा सभी जीव अपने समान किंतु छोटे से जीव को जन्म देते हैं। इसके द्वारा अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखता है। आखिर कोई भी जीव जनन की प्रक्रिया क्यों अपनाता है, तो वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। जैसे मानव जाति है, यदि मनुष्य जाति अब जनन की प्रक्रिया नहीं अपनाएगा तो एक समय के बाद मनुष्य जाति का धरती पर से अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो प्रत्येक जीव की प्रवृत्ति होती है कि वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन के प्रोसेस को अपनाता है, ताकि उसका अस्तित्व बना हुआ रहे, ठीक। तो जनन की प्रक्रिया अस्तित्व बनाए रखने के लिए होती है। और देखिए जो जीव जितने छोटा होता है वो उतने ही अधिक बच्चा पैदा करता है। जैसे मच्छर एक बार में 500 अंडा देता है, यदि 500 अंडा जी गया तो 500 मच्छर एक बार में पैदा होगा। सोच लीजिए, जैसे मछली अंडा देती है तो वो भी एक साथ में। तो जो जितने छोटा जीव होता है उन सब उतने ही अधिक संख्या में जीव उत्पन्न करता है, क्योंकि उस सबको उतना ही ज़्यादा खतरा होता है। देखिए मनुष्य साइज में इतना बड़का है लेकिन एक बार में जनरली एक बच्चा पैदा करता है। हाथी उतना बड़का होता है लेकिन एक पैदा करता है। वही देखिए कुत्ता एक बार में 6-7 को पैदा करता है, साइज में छोटा है। ओकरों से छोटा खरगोश है, वो एक बार में 8-10 को पैदा करता है। तो जो जीव जितने ज़्यादा साइज में छोटा होगा ना वो उतने ज़्यादा बच्चा पैदा करता है, क्योंकि उस सब के अस्तित्व को उतना ही ज़्यादा खतरा रखता है। तो जिसको जितने ज़्यादा अस्तित्व के खतरा होता है वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उतना ही ज़्यादा एक बार में संतान उत्पन्न करता है। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा।
एग्जाम्पल में सबसे छोटका है मच्छर, जो सबसे ज़्यादा उत्पन्न करता है, ठीक ना। देखिए ये है कुत्ता के बच्चा है, सब बड़ा प्यारा प्यारा है, ठीक। ये सब शेर के बच्चा है, शेर के बच्चा है। और ये देखिए हाँ, कुत्ता के बारे में एगो चुटकुला था जो मैंने सुना दिया आपको पीछे, इसलिए दोबारा नहीं सुनाएंगे। देखिए एगो चुटकुला सुनाते हैं, जिसे दो गो दोस्त रहता है, सब दो गो दोस्त रहता है। तो दो गो दोस्त रहता है, तो एक दोस्त जो था ना दूसर का दोस्त के घरे गया हुआ था। तो वो जैसे एगो डिब्बा इसे खोलते रहता है, तब पहिल का दोस्तवा से डिब्बा नहीं खुलता है, तो ओकर दूसर का दोस्तवा तो कहता है कि दो हम खोल लेते, तो देह में दमे नहीं है, तो ये खोल देता है डिब्बा। आ खोल के इसे कहता है कि मैं शेर का बच्चा हूँ, खोल के। फिर उसकी बहन कुछ लेके आती है घर में से सामान, तो फिर ओकरा देता है खोल लेगी, तो ओकरा से नहीं खुलता है। तो फिर कहता है कि दो हम खोल देते हैं, आई खोल देता है। खोल के इसे कहता है देखा दम है, शेर का बच्चा हूँ मैं। तो उसको न रहल नहीं जाता है जो बार बार कह रहा था कि शेर के बच्चा है, तो दूसर का दोस्त वजह से नहीं खुल रहा था, ओकरा रहल नहीं जाता है, बर्दाश्त से फाजुल होता है। बार बार कुछ बताओ, हम क्या कहता है कि मैं शेर का बच्चा हूँ। तो ये पूछ देता है कि ये दोस्त ये बताओ कि तुम्हारी माँ जंगल गई थी कि जंगल से शेर तुम्हारे माँ के पास आया था। उसके बाद वो मुँह बंद हो जाता है, उसके बाद बोलबे नहीं करता दोबारा कि मैं शेर का बच्चा हूँ। अलजी भाल है यार, और ज़्यादा दम है तो खुल जाएगा, कम दम है जगह से नहीं खुलेगा। अभी कहा है कि मैं शेर का बच्चा हूँ, सुन गया तो ओकर चपका दिया, बरियार चुटकुल अस्थिर हो गया। उसके बाद फिर कभी नहीं बोलता है कि मैं शेर का बच्चा हूँ। चलिए जनन की विधि है, जनन की बहुत सारी विधि है। तो जनन की मुख्यतः दो विधियाँ होती है। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एक होता है आपका अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है कि जनन की वह विधि जिसमें केवल एक जीव भाग लेता है, यानी कि कोई जीव अपने आप अकेले बहुत सारे जीवों की या एक से अधिक जीवों की या एक जीवों की उत्पत्ति करता है, तो वही आपका अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन क्या है कि यह जनन की सामान्य विधि है जिसमें जनन कार्य एक ही जनक द्वारा संपन्न होता है तथा इससे उत्पन्न संतान के आनुवांशिक लक्षण मातृ के समान होते हैं। यह एक ऐसा विधि है जिसमें केवल एक ही जीव यानी कि अकेले माता जो है बिना ओकर पिता के सहायता से बच्चा उत्पन्न कर सकता है, ठीक ना। एक अकेले, उसमें दूसरा की भागीदारी नहीं होगा। जैसे आदमी में क्या होता है कि बच्चा उत्पन्न करने के लिए दो की आवश्यकता होता है, एगो मेल के एगो फीमेल में। घोड़ा में भी वही है कि एगो मेल और एगो फीमेल के संयोग होगा तब जाके बच्चा उत्पन्न होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जो अकेले अपने आप क्या करते हैं कि बिना फीमेल के सहायता के अकेले क्या करता है, एक से अधिक जीवों की उत्पत्ति करता है। और इस प्रक्रिया में जो शिशु उत्पन्न होता है यानी कि बच्चा, उसका जो संरचना होता है माता के एकदम सेम टू सेम होता है, यानी कि उसका सब चीज़ एकदम सेम टू सेम होता है। आप कह सकते हैं कि एकदम माता के क्लोन होता है। क्लोन मतलब कि जब कोई जीव किसी दूसरे जीव के एकदम सेम टू सेम होता है तो उसी को हम लोग क्लोन कहते हैं, ठीक ना। तो ये अलैंगिक जनन में जो शिशु उत्पन्न होता है यानी कि बच्चा, वो माता के समान ही होता है। और अलैंगिक जनन में एक ही जीव भाग लेता है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि किस जनन में केवल एक जीव भाग लेता है, तो अलैंगिक जनन याद रखिएगा। और अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा। हालांकि बहुत आश्चर्यजनक बात है कि इसमें अकेले ही कोई एक जीव बच्चा उत्पन्न कर सकता है, वो भी बिना किसी दूसरे के संयोग के, यानी कि एक फीमेल बिना मेल के संयोग के शिशु उत्पन्न कर सकता है। बहुत ही यूनिक बात है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम अगला टॉपिक पाते हैं। अगला टॉपिक देखिए, जैसे कि ये सब है आपका, जैसे ये हाइड्रा है, तो हाइड्रा को यदि दो टुकड़ा में काट दीजिएगा तो एहू वाला विकसित हो जाएगा, एहू वाला विकसित हो जाएगा। तो ये जैसे काटे के जो विधि है, एक से दो हाइड्रा बन गया, तो यह भी आपका ये सब अलैंगिक जनन का उदाहरण है, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखिए आपका है पैरामीशियम है। पैरामीशियम विकसित होकर इसका केंद्रक दो भाग में बढ़ जाता है, जिससे दो गो नए पैरामीशियम विकसित हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ भी आपका है बहुत सारे जीव हैं, इस सब में भी जनन की प्रक्रिया जो है
उसी प्रकार देखिए यहाँ पर प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया को क्या कर दिया गया है, 3 टुकड़ा में काट दिया गया है, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा। इससे देखिए 3 गो नया नया प्लेनेरिया क्या हो गया, विकसित हो गया है। तो ये अभिजनन में आता है, हालांकि पुनरुद्भवन में आता है, रीजेनरेशन। इस सब के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। यहाँ अमीबा है, अमीबा भी क्या कर रहा है कि इसका जो केंद्रक होता है 2 बराबर भाग में बढ़ जाता है और कोशिका द्रव, और इसे 2 गो नया नया अमीबा बन जाता है। तो यह भी सब आपका अलैंगिक जनन का उदाहरण है। यहाँ देखिए स्टार फिश है, स्टार फिश का यदि आप कई टुकड़ा काट दीजिएगा ना तो उससे फिर वो नया स्टार फिश बन जाता है। स्टार फिश समुद्र में मिलता है, स्टार के आकार का है, मछली है। इसका 10 टुकड़ा कर दीजिएगा तो 10 टुकड़ा से फिर नया नया एगो स्टार फिश बन जाता है। तो ये सब आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, यानी कि अलैंगिक जनन में, जिसमें एक ही जीव जो है एक से अधिक जीवों की उत्पत्ति करता है, और इस प्रक्रिया में उत्पन्न जीव जनक के समान मातृ के समान होता है, यानी कि माता के समान होता है। अब देखिए क्लोन क्या होता है। क्लोन जैसे मान लीजिए कि एक कोई जीव है और ई कोई 2 गो जीव उत्पन्न करिए, मान लेते हैं कि एगो बी और एगो सी, ठीक ना। यदि बी और सी का जो शरीर का संरचना है दम एक हू बहु एक समान हो, जब बी और सी का संरचना दम एक सेम टू सेम हो, यानी कि आप कह सकते हैं कि ए का शरीर बी से और बी का शरीर सी से, और साथ में बी का शरीर सी से, सी का शरीर ए से, दम सब सेम टू सेम मैच करता है, यानी कि कुछ भी चेंजिंग नहीं है, तो उसी को हम लोग क्लोन कहते हैं, ठीक ना। उसी को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। जैसे देखिए ये दोनों लड़की का फेस दम एक जैसा है, तो ये आप कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे का क्लोन है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी लड़कियां हैं, इस सब का देखिए फेस दम एक जैसा है, तो ये आप कह सकते हैं कि सब क्या है, क्लोन है। यहाँ भी क्लोन है। अब जो है देखिए पहले जैसे जुड़वा बच्चा पैदा होता है ना, तो जुड़वा बच्चा में आप कह सकते हैं कि वो बच्चा क्या है, क्लोन है। जुड़वा बच्चा कह सकते हैं कि वो क्या है, क्लोन है, दोनों एक समान है। अब क्लोन बनाया भी जाता है, अब हम लोग लैब में भी क्लोन बना सकते हैं, यानी कि एक ही जैसा एक बार में हजारों गो आदमी बनाया जा सकता है। कैसे, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, क्योंकि डीएनए एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जिसे हम लोग एक बार में ऐसे कई गो लड़की उत्पन्न कर सकते हैं, एक बार में कई गो एक समान लड़का उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक ना। तो क्लोन का मतलब होता है कि दम सेम टू सेम, जस के तस, दम हू बहू कह सकते हैं। तो अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतानों को क्लोन कहा जाता है, यानी कि अलैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होता है ना, तो सब तो एक समान होता है, तो जो सब एक समान हो उसको हम लोग क्लोन कहते हैं। लैंगिक जनन में भी कभी कभी क्लोन उत्पन्न होता है, जिसे लैंगिक जनन में ये सब क्लोन हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, एक समान बहुत सारी सुंदरी बना सकते हैं। बस डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल हो सबके सेम होना चाहिए, लैब में लेकिन पॉसिबल है, ठीक ना। तो आप कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन में उत्पन्न जीव सब क्या होता है, क्लोन होता है, क्योंकि सब एक दूसरे एक समान होता है। जो उसमें जो थी बच्चा होता है और माता होता है, दोनों का दम सेम टू सेम होता है शारीरिक संरचना। तो आप कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होता है वो सब क्या होता है, क्लोन होता है, ठीक। अब देखिए अगला टॉपिक बातें हैं, ये देखिए इनके बारे में आप लोग जानते होंगे, माइकल जैक्सन है। माइकल जैक्सन के बारे में लगभग सब कोई आदमी जानता है। माइकल जैक्सन जो है एक ऐसा सिंगर थे जो साथ में गाना भी गाते थे, गाना गाने के साथ साथ डांसिंग भी करते थे, ठीक ना। इनके साथ हमेशा 10-12 गो डॉक्टर रहता था, क्योंकि इनको मरने से बहुत डर लगता था। माइकल जैक्सन को हमेशा डर रहता था, ये जीना चाहते थे कि हम क्या करेंगे, जिएंगे। इनका मौत जो है ड्रग्स लेने की वजह से हुआ है। ये सोचे थे कि जिसे हम मर जाएंगे तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो जीने में विश्वास रखते थे, इसलिए अपना एगो क्लोन बनवाए थे। लेकिन इनका जो क्लोन था इनके जैसा गुण में समान नहीं था, यानी कि वो सारा खूबी जो इनमें था वो सारा खूबी उस क्लोन में नहीं था। यानी कि जिस प्रकार से डांस करते थे और सिंगिंग करते थे माइकल जैक्सन, उस प्रकार के गुण जो उनके क्लोन में नहीं था, तो इसलिए वो क्लोन बाद में धीरे मर गया, बीमार पड़ के धीरे धीरे क्लोन मर गया। तो माइकल जैक्सन अपना क्लोन बनवाए थे। आप भी अपना क्लोन बनवा सकते हैं, इसके लिए आपको एक्सपर्ट डॉक्टर्स मिलना पड़ेगा, जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाया जाता है। हर आदमी का क्लोन बनाया जा सकता है, हमरा जैसन हजारों को बनाया जा सकता है,
जैसे हम संजीत हैं तो हमारा ऐसा फेस, आँख, नाक, मुंह सब कुछ हज़ारों गो बनाया जा सकता है, वो भी कम समय में। हमारे जैसा हज़ारों गो आदमी उत्पन्न किया जा सकता है। मेरा क्लोन, अभी के समय में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुका है। क्लोन बनाना जो है बस डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, पैसा रुपया लगेगा, लेकिन हाँ बन जाइएगा, आप मरने के बाद भी ज़िंदा रहिएगा। चलिए, बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन इसका गलत उपयोग भी कभी कभी होता है। अलैंगिक जनन के लक्षण, अलैंगिक जनन के देखिए क्या क्या लक्षण होता है उसके बारे में जानेंगे। पहला है कि इसमें विशेष जनन अंग का विकास नहीं होता है, इसमें विशेष जनन अंग का विकास नहीं होता है, और इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। इसमें निषेचन की क्रिया विधि नहीं होती। निषेचन मतलब क्या होता है, नर और मादा का जो मिलने का प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और इसमें जो है सॉरी, नर और मादा आपस में मिलता है, लेकिन उसके बाद अंडाणु और शुक्राणु एक दूसरे से मिलते हैं। तो अंडाणु और शुक्राणु के एक दूसरे से मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन। और इसमें जो है अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है, तो इसमें तो लैंगिक जनन के सवाल नहीं है, यानी कि निषेचन के इसमें सवाल नहीं पैदा होता है। क्योंकि निषेचन कब होता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट एक दूसरे से मिलता है, यानी कि संलयन होता है, तब जाके उस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। और अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है, और इसमें कोई निषेचन के लिए विशेष अंग नहीं होता है, और ना ही कोई विशेष जनन अंग विकसित होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई विशेष जनन अंग का विकास नहीं होता है, और इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फिर है कि अलैंगिक जनन में एक जनक होता है। इसमें क्या होता है, केवल एक जनक भाग लेता है, इसमें दो गो नहीं होता है, केवल एक जनक होता है। कह सकते हैं कि एकल जनन होता है, देयर इज ओनली वन पेरेंट। ठीक, इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है, क्योंकि इसमें आवश्यकता नहीं होता है दूसरा के। अलैंगिक जनन तीव्र गति से होता है तथा इससे उत्पन्न संतानों के गुण, जीन एवं गुणसूत्र एक समान होते हैं, जो कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि अलैंगिक जनन में जो संतानें उत्पन्न होती है वो माता के समान होता है, एकदम सब रूप में, फेस वगैरह, जीन, डीएनए, सब चीज़ में एकदम सेम टू सेम होता है। तो अलैंगिक जनन में जो उत्पन्न संतान होता है गुण में, जीन में, गुणसूत्र में, सब में एक समान होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम आपसे अगला वीडियो मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे साथियों।